अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फैसल शकील साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इमरान याकूब साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कराची की आयशा मंजिल के करीब जो एक अफसोसनाक वाक़या, इस टाइम जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ आग भड़क उठी है और ये आग बहुत तेज़ी से फैल रही है और बिल्डिंग में ये आग लग चुकी है। बिल्डिंग में कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं ये कहना अभी कबल वक्त होगा। इस हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट्स हैं, वो यही है कि 7 मंजिला रिहायशी इमारत को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया है। एक झुलसा हुआ शख्स है जिसको तो निकाल लिया गया है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स हम कामरान शाहिद हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे मजीद पूछ लेते हैं। कामरान शेख, मुझे ये बताइएगा कि अभी कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, अमला कितना वहां पर मौजूद है और कितनी मजीद गाड़ियों की जरूरत है? देखिए, अब तक यहाँ पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के हवाले में हिस्सा ले रही हैं। मजीद 4 गाड़ियां यहाँ पर पहुंचनी है। रास्ते में ट्रैफिक, क्योंकि ये पीक आवर्स है, कराची में ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियां यहाँ पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने हमें ये बताया है कि मुताबिक गाड़ियां मजीद कराची भर से तलब की गई हैं। 2 स्नार्कल हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और खदशा जो जाहिर किया गया है कि लोग यहाँ पर मौजूद होंगे तो यकीनी तौर पर दर्जनों लोग या फैमिलीज यहाँ पर मौजूद होंगी। उनको रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। साथ ही साथ वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पर इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि पानी की कमी का सामना ना करना पड़े, पानी सप्लाई होता रहे। लेकिन एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि 7 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत में जब आग भड़की है, आग ने तेजी से 4थे फ्लोर तक जो अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर फॉग और मैट्रेस जो है उसमें आग भड़की तो वो भड़कती रही। रेस्क्यू का अमल भी इसलिए दुश्वार गुजार हो रहा है। हमारे सामने भी इस वक्त जो जिस मकाम पर, जिस इमारत को एरिया को कॉर्डन ऑफ करके थोड़ा सा पीछे जो मीडिया नुमाइंदगान है या जो पुलिस अफसरान है वो भी वहाँ पर मौजूद है, जबकि जो फायर फाइटर्स हैं जो कि तरबियत याफ्ता स्टाफ है फायर ब्रिगेड का, वो आगे पहुंचकर काम कर रहा है। स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक इत्तला सामने आई कि एक इंतहाई जख्मी जो कि झुलसा हुआ शख्स है, 99% से ज्यादा उसका जिस्म झुलस गया है, उनको यहाँ से रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल के फर्स्ट वार्ड में पहुंचाया गया था। क्योंकि कराची में खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो एक ही बर्न्स वार्ड है, एक ही बर्न्स हॉस्पिटल है जहाँ पर झुलसे हुए लोगों का इलाज किया जा सकता है। और डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका बताना है कि बहुत ही तशवीशनाक उस शख्स की हालत है, उसकी शनाख्त भी नहीं हो सकी है। और इसके अलावा मुतअद्दिद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 15 से ज्यादा लोग जो हमें बताया गया है जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, लेकिन मजीद लोगों की मौजूदगी का खदशा है। रेस्क्यू का अमल भी जारी है। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि ये जिन दुकानों में आग भड़क उठी है उनके ऊपर रिहायशी इमारतें हैं, लोग हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं, फ्लैट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं जो कि इन दुकानों के ऊपर हैं और अंदाजन क्या कहा जा सकता है कि कितने लोग होंगे उन फ्लैट्स में? कामरान, जिन दुकानों में इस टाइम आग भड़क उठी है उनके ऊपर फ्लैट्स मौजूद हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये रिहायशी इमारत है, लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, जो मौजूद है उनको पीछे की तरफ देखिए, पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी मौजूद है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को दूर हटाया जा सके, पीछे हटाया जा सके। इस वक्त देखिए यहाँ पर जो आग की शिद्दत है वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार गुजार हो रहा है। तो रेजिडेंशियल, ये तो आपको कंफर्म हमने कर दिया था कि ये जो इमारत है अर्शी शॉपिंग सेंटर, ये रेजिडेंशियल है और इस पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी और इसको शॉपिंग मॉल बाकायदा बनाया गया था। और ये तो तमाम बातें बात की है कि क्या आया कानून को मद्देनजर रखा गया था या नहीं रखा गया था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो खातिक है। जिस तरह आपने ये बताया कि यहाँ पर ये आपने पूछा कि यहाँ पर जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, तो ये भी अभी आपको अपनी तौर पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो इतराफ में जो आग तेजी से नीचे की जानिब से लगते हुए ऊपर की तरफ आग भड़की थी, उसको तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था। और जो फायर एक्सपर्ट हैं, जो फायर ब्रिगेड का
अमला है उन्होंने। और अब भी हम आग के जिस मकाम पर लगी है उससे चंद कदम के फासले पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सांस लेने में भी बड़ी दुश्वारी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और जो गाड़ियां हैं उनको भी काफी पीछे खड़ा किया हुआ है, और खुदा ना खासा किसी भी किस्म का नुकसान ना हो इसलिए लोगों को भी पीछे हटाया गया है। तो अभी भी मेरे सामने यहाँ पर जो लोकेशन, तो आग के शोले जो है वो अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर मैं इन को देख रहा हूँ, और साथ ही साथ जो धुआं है, काला धुआं है, वो भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियरली इस इमारत को अभी देखा नहीं जा सकता। और अमला जो है वो स्टाफ, जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, वो अपना अपना काम कर रहा है। और साथ ही साथ जो इंतजामिया की भी यही कोशिश है कि जो लोग हैं उनको पीछे हटाया जा सके, और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं, और रेस्क्यू का अमल भी किया जा रहा है। लोगों के फंसने की जो इत्तलाहत है वो सबसे ज्यादा तशवीशनाक इत्तलाह है कि लोग अगर यहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ से किस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि जो अमला है, जो स्टाफ है, वो भी अपना यहाँ पर काम कर रहा है और इसमें मसरूफ है कि लोगों को जो है वो यहाँ से इस तरह से रेस्क्यू किया जा सके कि उनकी जो है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले जो एक शख्स को यहाँ पर जो इंतहाई झुलसा हुआ था, 99% से ज्यादा झुलसा हुआ था, उसकी शनाख्त भी नहीं हो सकी। तो सबसे मुश्किल मरहला यही है कि लोगों की जिंदगियों की हिफाजत की जाए और साथ साथ आग को बुझाने का अमल भी जारी रखा जाए। जी कामरान, मुझे ये बताइएगा, जिस बिल्डिंग में इस टाइम आग भड़की है उस बिल्डिंग में क्या सेफ्टी एग्जिट पॉइंट भी है? क्योंकि यूजुअली हम आमतौर पर देखते हैं इस तरह की बिल्डिंग्स में 2 दरवाजे जरूर होते हैं ताकि बाहिफाजत निकाला जा सके दूसरे दरवाजे से, अगर इस तरह की कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए तो। क्या इस बिल्डिंग में दूसरा दरवाजा है? वहां पर क्या इस टाइम अमला मौजूद है फायर ब्रिगेड का? देखिए, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो आग जिस मकाम से लगा है उसके फ्रंट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और जहां से आपने जो इमरजेंसी एग्जिट की बात की, तो यही हमारा अलमिया है कि जो भी इमारतें यहाँ पर बनाई जाती हैं तो उनमें इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट जो है वो अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल जो बनाए जाते हैं, या जिस तरह सबसे पहले आपको ये बताया कि रेजिडेंशियल जो जगह थी उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी, तो ये सबसे तशवीशनाक मरहला होता है। और फिर बाद में जब हम नुकसान तय चुके होते हैं तो फिर उसके बाद हमें ये सामने आता है कि रेजिडेंशियल जगह पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी, और उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया था कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट होता। तो यहाँ पर भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो काफी तशवीशनाक है। और इस सूरत हाल में जो आसपास में जो मतलब दीगर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो भी आसपास के एरियाज में है। तो इस बात का खदशा मौजूद है बहरहाल के जो आसपास के जो एरियाज हैं उनको जो है वो आग से बचा जा सके। हालांकि ठीक है, इस हवाले से जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं वो कितनी सेफ हैं और कितनी सेफ नहीं है, ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। फैसल साहब, सूरत हाल बताइएगा कि आग कितनी ज्यादा फैल चुकी है, कितनी दुकानें हैं जो कि इसकी लपेट में आ चुकी हैं? जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अर्शी सिनेमा है, ये अर्शी मॉल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर जो है वो ये इमारत में आग लगी। नीचे तकरीबन दर्जनों दुकानें हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में हैं। इसके साथ साथ ये 5 मंजिला रिहायशी इमारत है जिसमें सैकड़ों फ्लैट है, और इन फ्लैट में 5वीं मंजिल तक जो है वो ये आग पहुंच चुकी है। इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस वक्त आग बुझाने के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। 13 फायर टेंडर, 2 बाउजर, 2 स्नार्कल्स, ये जो है वो आग बुझाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 5:45 बजे के वक्त ये आग लगी। उस वक्त जो है वो अंधेरा नहीं था। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग जो है वो फोम और फर्नीचर मार्केट में लगी थी जो कि तेजी से फैलती चली गई। और फायर टेंडर जो है वो मौके पर ताखीर से पहुंची। उनकी ताखीर की वजह ये थी कि पीक आवर्स थे, और पीक आवर्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से वो रास्ते में फंस गए। तो फायर टेंडर जैसे ही मौके पे पहुंची, आग जो है वो काबू से बाहर हो चुकी थी, जो रिहायशी इमारत तक पहुंच गई थी, और ये जो है वो ऊपर फ्लोर तक, 4थे और 5वें फ्लोर तक पहुंच गई। लोगों ने अपने तौर पर, रेस्क्यू टीमों ने अब तक 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया है, और जो है वो मजीद को रेस्क्यू करने के लिए 2 स्नार्कल्स भी लगाई गई हैं, और काफी तादाद में जो है वो पानी के टैंकर्स भी यहाँ पर पहुंच गए हैं ताकि फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन फायर फाइटर्स और फायर हुक्काम का कहना है कि कोई
इमरजेंसी रास्ता ना होने की वजह से जो है वो दुश्वारी का सामना है। इमारत में इस वक्त पूरा धुआं भरा हुआ है और रेस्क्यू रजाकारों को जो वो है अंदर जाने में इसीलिए शदीद मुश्किलात है, क्योंकि जो मौलिक धुआं है उसकी वजह से वो सांस ले नहीं सकते। इस वक्त जो है वो इमारत में बताया जा रहा है कि कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता है फायर फाइटर्स को वो अभी तक नहीं मिला है और उसको बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा, जो हमें सुनने में आ रहा है कि एक मीडिया नुमाइंदे को भी नुकसान पहुंचा है, वो वहां पर जो कवरेज के लिए मौजूद था, क्या ये इतलात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है और एक शख्स को झुलसी हुई हालत में जो कि 100% मुकम्मल झुलस गया है उसको भी जो है निकाला गया है। इमारत में मौजूद सैकड़ों मोटरसाइकिलें जो कि खड़ी थी वो भी जो है वो जल गई है, गाड़ियां भी जल गई हैं, दीगर सामान भी जल गया है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इस इमारत में जो लोग मौजूद हैं सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनको बाहिफाजत निकाला जा सके। मैं बताऊं आपको कि 1122 ईडी जीपा और फायर फाइटर्स इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं और उनका ये कहना है कि एक हिस्सा उनको जो है वो रास्ता मिल गया है और वो जो है वो वहां तक पहुंच गए और मजीद जो है वो कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो जो है वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर सकें, शुरू कर सके। तो इस वक्त जो है वो फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। इनकी मदद के लिए पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इकदाम कर रही है। लेकिन ये सानहा जो है इस वजह से पेश आया क्योंकि इन इमारतों में फायर सेफ्टी के कोई जो है वो इंतजामात नहीं थे, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। दूसरा ये कि फायर फाइटिंग के लिए जो टीम मौके पर पहुंची वो जो है वो ताखीर से पहुंची। इमारत में लगने वाली आग को तकरीबन आधे घंटे बाद तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। तीसरा दर्जा वो होता है कि जिसमें शहर भर की तमाम फायर टेंडर्स को तलब कर लिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि कराची में टोटल 50 फायर टेंडर्स हैं, जिसमें से 8 से 10 जो है वो खराब हैं। तो ये तकरीबन 2 करोड़ से जायद की आबादी जो है उसके लिए जो है ये फायर के इंतजाम हैं कि 40 फायर टेंडर्स है। लेकिन जो इंटरनेशनली रूल्स हैं और जो हमारे हमसाए मुल्कों में भी है, कराची में 2000 फायर टेंडर्स होने चाहिए जो कि आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर ये सहूलत नहीं है और ये आग लगी। और बताते हैं कि छोटी सी आग थी जो कि बर वक्त काबू ना पाने की वजह से फैलती चली गई और इतनी बड़ी हो गई कि आज जो है वो इसमें कई कीमती जानें जो है वो फंसी हुई हैं। जी फैसल, आप ये कह रहे हैं कि ये 5 मंजिला रिहायशी इमारत है, सैकड़ों फ्लैट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जाहिर है वहाँ मौजूद होंगे। इस बिल्डिंग के हवाले से मज़ीद हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसके ये गुंजानाबाद इलाका है, आयशा मंजिल और इसके करीब दीगर जो इमारतें हैं वो भी मौजूद होंगी, उनकी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कीजिए। क्या वो महफूज हैं इस आग से? जी बिल्कुल, इस वक्त तक तो वो इमारतें दीगर जो है वो महफूज है। ये एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और मैं आपको बताऊं कि नीचे इसके जो है वो दुकानें हैं, तकरीबन 100 से 150 के करीब दुकानें हैं इसके नीचे, और ऊपर जो है ये रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। ये 5 मंजिला इमारत है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 150-200 के करीब अपार्टमेंट्स तो होंगे जो कि 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के हैं। अच्छा, मुतवासित तबके के लोग यहाँ रहते हैं, पुराना इलाका है। पहले इसी जगह जो है एक मशहूर अर्शी सिनेमा होता था, अब ये अर्शी मॉल है और इसमें जो है वो नीचे तमाम फर्नीचर की दुकानें हैं। और जो आग लगी उसकी इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि फोम की दुकान में जो है वो आग लगी और फोम बड़ी तादाद में मौजूद होने की वजह से ये फैली और फर्नीचर को पकड़ लिया और फर्नीचर को पकड़ने के बाद नीचे तमाम दुकानों को अपनी लपेट में लिया और फिर ये ऊपर जो है वो फैलती चली गई। तो अभी जो है वो ये इकदाम करने की कोशिशें की जा रही हैं कि जो इमारत के अंदर मौजूद लोग हैं जो फंसे हुए हैं, इसलिए कि जैसे ही आग लगी तो यहाँ पे लाइट्स जो है वो मुनक़ता कर दी गई ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो। तो इसलिए जो है वो अंधेरा भी है। अब जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास टॉर्च हैं, इमरजेंसी लाइट्स हैं, वो उसके जरिए जो है वो अंदर जाके जहां तक उनको अभी तक मौका मिल सका है, रास्ता मिल सका है, वहां तक जो है वो आग बुझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा फैसल, तो काफी जो लोग हैं उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया है, जो शख्स झुलस गया था उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या हॉस्पिटल उसे मुंतकिल किया गया? कैसी तबीयत, कैसी सेहत है उसकी?
जी बिल्कुल, बंद सेंटर का जो सिविल अस्पताल है वहां पर इसको मुंतकिल कर दिया गया। और ये भी बदनसीबी बताऊं कि ये कई किलोमीटर, तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर है जिस जगह वाकया हुआ। और इसके नजदीकी जो अब्बासी शहीद अस्पताल है जो कि 1 से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर बंद सेंटर नहीं है। तो इस शख्स को जो है वो मुंतकिल कर दिया है बंद सेंटर। 100% ये मुकम्मल झुलस गया है। और डॉक्टर जो कि MS है सिविल अस्पताल के, डॉक्टर खालिद बुखारी, उनका ये कहना है कि इंतहाई तशवीशनाक हालत है इस शख्स की। तो अभी मजीद जो है वो इसकी जान बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फायर रेस्क्यू टीमें जो है वो लगी हुई हैं ताकि इमारत में लगने वाली आग को बुझा सके। जी ठीक है फैसल, आपके फायर ब्रिगेड हुकाम से अगर बात हुई हो, क्या वो कह रहे हैं कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? क्योंकि आग तो हम देख रहे हैं मनाजिर में भी बहुत बड़े पैमाने पर ये फैल चुकी है, और इसको कब तक काबू कर लिया जाएगा? क्योंकि सूरत हाल तो काफी गंभीर होती दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। कहना दुरुस्त है सना। तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया है आग को लगे हुए। और इस वक्त जो है वो फायर हुकाम का ये कहना है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, मेजनाइन फ्लोर है, यहाँ पर तो आग को बुझा दिया गया है। ऊपर के फ्लोर जो है उनको आग को बुझाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें तकरीबन उनका ये कहना है कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन घंटा लगेगा कि ये जो है वो उसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे कराची के फायर टेंडर्स को और वाटर टैंकर्स को तलब कर लिया है। अब पानी का मसला नहीं है, फायर फाइटर्स का मसला नहीं है। अब जो है वो ये ऑपरेशन तेजी से जारी है। और ये कहते हैं कि तकरीबन 1 घंटे में ये आग को तकरीबन कंट्रोल कर लेंगे, बुझा पाएंगे। जी ठीक है कामरान, चूंकि इस टाइम वहां मौका पर मौजूद हैं, मैं कामरान से सवाल कर लेती हूँ। कामरान, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अभी कितने लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है, और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं? ठीक है, कामरान से राबता नहीं हो पा रहा। फैसल साहब, आप ही बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? लोगों को रेस्क्यू किया गया है इमारत से, ये रेस्क्यू टीमें बताती हैं। और ये बताती हैं कि कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो सिलेंडर भी रखे हैं मार्केट के अंदर, जो कि लीक हो रहे हैं, जो कि खतरनाक बात है कि कपड़े की दुकान में सिलेंडर जो है वो मौजूद हैं और वो लीक हो रहे हैं और उनमें भी आग लग सकती है। तो उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अभी आपको बताऊं कि फायर हुक्काम का ये कहना है कि हम जो है वो काफी हद तक कामयाब हो गए हैं आग बुझाने में, लेकिन अभी भी जो है वो धुआं और अंदर आग मौजूद है, जिस पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस नार्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा फायरिंग की टीमें जो है वो मुख्तलिफ हिस्सा ले रही हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ अतराफ में मौजूद है। और लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी पुलिस हुक्काम भी यही कहती है कि लोगों की मौजूदगी की तरह है, लेकिन हम तस्दीक ये नहीं कर सकते कि कितने लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त ये टीमें कोशिश कर रही है कि आग पर जैसे कंट्रोल कर लिया जाएगा तो अंदर मौजूद लोगों को, जो भी मौजूद हो, उन्हें रेस्क्यू करें। अच्छा फैसल, मेयर कराची के हवाले से भी बताइएगा कि क्या वो वहां पर मौका पर पहुंचे हैं? आयशा मंजिल उन्होंने विजिट किया, वहां देख रहे हैं सूरत हाल को, वो मॉनिटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तजा वहाब जो है वो लम्हा व लम्हा तमाम तफसीलात को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने 1112 की भी टीमें को रवाना किया। वाटर हाइड्रेंट्स को भी ये हिदायत दी कि फौरी तौर पर जो है वो पानी की फराहमी करें, और वो खुद भी जो है वो इस वक्त रास्ते में है और वहाँ पहुंच रहे हैं ताकि वहाँ पहुंच कर जो है अमली तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले सके। जी कामरान हमारे साथ लाइन पर हैं। कामरान, मुझे सिर्फ ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिए कि कितने मजीद लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कामरान, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी कितने लोग हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं? देखिए, अभी तक जो बताया गया है रेस्क्यू इदारे की जानिब से, वो फिगर तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि मुतअद्दिद लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। क्योंकि रेस्क्यू करने वाले इदारों में यहाँ पर छिपा सर्विस भी काम कर रही है, एडी एम्बुलेंस सर्विस भी, और साथ साथ फायर ब्रिगेड जो मेन जिनका काम है स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का, वो भी अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो तीनों जो इदारे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुतअद्दिद लोग हैं जिनको रेस्क्यू हमने कर लिया है, ज्यादातर लोगों को। लेकिन अब भी इस वक्त खदशा मौजूद है कि इमारत में लोग बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल भी है,
और कमर्शियल भी है, और जो फ्लैट्स है उनमें भी लोग रिहाइश पजीर हैं। और चूंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अमूमन लोग जो है वो घरों पर अपने पहुंच चुके होते हैं, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो भी घरों पर पहुंच चुके होते हैं। तो इस बात का खदशा मौजूद है कि लोग इमारत में हैं और स्नार्कल के जरिए ऑपरेशन मुस्तकिल जारी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शिद्दत थी उसमें रेस्क्यू दारों को भी ज़ाहिर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमें यहाँ खड़े होने में मुश्किलात है तो रेस्क्यू दारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है उन्होंने ये बताया है कि 40 रेस्क्यू फायर फाइटिंग ऑपरेशन में मसरूफ है और 5 फायर टेंडर इस अमल में मसरूफ है। और उन्होंने जो ये बताया कि कमांड एंड कंट्रोल को 5:47 पर इस आग की इत्तला मौसूल हुई थी। ग्राउंड और मेसोनाइट फ्लोर पर कमर्शियल दुकानें हैं, जबकि 4 रिहायशी मंजिल है। यानी ये जो ग्राउंड और उसके ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर दुकानें हैं। और इसी तरह अब भी जो 1122 से या दीगर रेस्क्यू इदारों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया मुताबिक लोग हैं जिसको हमने यहाँ से निकाल लिया है और जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, अगर वो जख्मी है, झुलसा हुआ है तो उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बहुत ज्यादा झुलसा हुआ था उसको वन स्पॉट ले जाया गया था और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी किस्म के नागुजगवार वाक़े से निपटा जा सके। लेकिन जो बुनियादी वो फायर ब्रिगेड का ही है और जो फाइटर्स हैं उनका काम है वो अपने काम में मसरूफ है। अभी भी हमारे सामने जो स्नार्कल है उसके जरिए से जो है वो रेस्क्यू का अमल और आग बुझाने का अमल किया जा रहा है। और जो इस वक्त फंक्शनल है, जो 2 स्नार्कल काम कर रहे हैं वो हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है और साथ ही साथ जो मजीद गाड़ियां जिन्हें तलब किया गया था वो यहाँ पर पहुंच तो चुकी है। लेकिन देखिए साथ में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अगर नक्शा बताऊं तो लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर जो पुल है वो यहाँ से जा रहा है और इस पुल के साथ जो रोड है उसके बराबर में ये शॉपिंग मॉल है, सामने की जानिब बैंक भी है। तो ये एक इस तरह का जो रोड है कि यहाँ पर अगर एक गाड़ी यहाँ मौजूद हो तो दूसरी गाड़ी का गुजरना मुश्किल होता है। तो इस रोड पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं और जो मजीद गाड़ियां आ रही हैं तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में यकीनन बहुत दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अमल मुतासिर हो रहा है। जी कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फायर ब्रिगेड का अमला है ये ताखीर से क्यों पहुंचा है? क्योंकि इनके ताखीर से पहुंचने की वजह से ही ये जो आग है मजीद फैली है जिसको अब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो कोई उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, जो वजह सामने आई कि क्यों लेट आई हैं ये गाड़ियां? देखिए इब्तिदाई तौर पर तो हमें ये बताया गया कि यहाँ जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आग के तहत इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इसके लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता स्टाफ तरबियत याफ्ता गाड़ी और सामान की जरूरत होती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जब ये इतला दी गई तो चूंकि कराची के पीक आवर्स से और पीक आवर्स में ट्रैफिक जो है वो अच्छा शहर के रोडों पर, शहर की सड़कों पर होता है तो उनको गाड़ियों को पहुंचने में यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काफी यहाँ पर पहुंची थी और ताखिर से पहुंचने की वजह ट्रैफिक जाम बताया गया था और फायर कंट्रोल ने खुद ये बात हमें बताई है कि 5:43 पर यानी 5:47 पर उनको कंट्रोल पर ये इत्तला मौसूल हुई थी और उसके फौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना कर दिया जाता। कोशिश की जाती है जो करीबी सेंटर होता है वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया जा सके, लेकिन कराची का जो इस वक्त शहर की सूरत हाल होती है पीक आवर्स में वो इंतहाई मुश्किल यहाँ से गुजरना होता है कि गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में फंसी हुई होती हैं। तो इब्तिदाई तौर पर तो यही बताया गया है कि रेस्क्यू की यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी उन्हें वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना था, जो कि अब भी बरकरार है। शहर के दीगर जो फायर टेंडर्स हैं या शहर भर के जो फायर टेंडर्स हैं वहाँ से जो गाड़ियाँ मंगवाई गई थी वो भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। क्योंकि जब हम भी यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त भी शहर के पीक आवर्स से और गाड़ी को जो हमें भी जो है यहाँ पर पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ जो बताया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी ये बताया गया है कि पाक बहरिया के जो फायर फाइटर्स हैं वो आयशा मंजिल पर लगी हुई आग को काबू पाने में मसरूफ हैं और जो पाक बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि हर मुमकिन ताउन के लिए इसमें वो तैयार हैं और यहाँ पर जो वो पाक बहरिया के जो टेक्निकल अमला वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है।
ठीक है कामरान, ये बताइएगा, चूंकि इमारत काफी बड़ी है, सैकड़ों उसमें फ्लैट्स हैं, लोग काफी ज्यादा हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां वहां काफी हैं जो कि वहां मौजूद हों उनको लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, या लोग अपनी मदद आपके तहत भी वहां लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, अब पहले मरहले में तो लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि इसके लिए तकनीकी मावनत की जरूरत होती है। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो फायर उसका 1112 का और जो फायर ब्रिगेड का और जो तकनीकी अमला है वो यहाँ पर काम करने में मसरूफ है। जो 1112 की जानिब से नहीं कामरान, ये बताइएगा कि जो जख्मी हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनमें से काफी जख्मी होंगे, उनको गाड़ियां ले जाने के लिए क्या गाड़ियां वहां पर काफी हैं? इस हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए एडी की और छिपा के जो गाड़ियां हैं वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और एडी के जो रजाकार हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और उनको यहाँ से जो है वो जो भी यहाँ कोई झुलसा हुआ या जख्मी आता है या जिसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है, उसको फौरी तौर पर ये गाड़ियां यहाँ से लेकर रवाना हो जाती हैं। तो रेस्क्यू की गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस अमल में हिस्सा ले रही हैं। 1112 की गाड़ी हो, वो छिपा की हो या फिर एडी की गाड़ियां हो, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आग के एतराफ में जिस मुकाम पर आग लगी है उसके करीब तो वहाँ पर गाड़ियां मौजूद है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों को मजीद गाड़ियां पहुंचाने के लिए, खड़ा करने के लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक रोड जो है वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि इस रोड पर मजीद गाड़ियों को खड़ा किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी मुताबिक और बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियां मौजूद है। अभी देखिए मेरे सामने एक और जो है वो स्नार्कल यहाँ पर पहुंचा है, और इसमें भी टीम मौजूद है। फायर ब्रिगेड का जो एक्सपर्ट अमला है वो भी इसमें हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो है ये 2 गाड़ियां मजीद है यहाँ पर पहुंची है। और अब मैं ताज़ा तरीन ये भी इत्तलात आपको बताऊं कि जो एक और गाड़ी मेरे सामने आई है, इस पर जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है पाकिस्तान नेवी, यानी कि ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको भेजा गया है। और सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज की भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान नेवी की भी यानी पाक बैरियर के भी जो टेक्निकल अमला है और जो गाड़ियां वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, गाड़ियां यहाँ पर पहुंचेंगी, पहुंचने के बाद इनको प्लेसमेंट के बाद जो है ये भी रेस्क्यू का अमल शुरू करेंगे। ठीक है, और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। कामरान, इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक अनाउंस करना है मुझे, ब्रेक से वापस आने के बाद इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरियों की बात सबसे पहले, जिन्होंने तारीख ही बदल दी और सियासी दुश्मनों को न सिर्फ गले लगा लिया बल्कि सीट एडजस्टमेंट भी कर ली। आज नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। दोनों ही जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक तो हुआ, मगर शकूको शुबात अभी भी कायम है कि पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद यकीन दहानियां भी करवा दी गई हैं। लेकिन इन तमाम मुलाकातों और भूल भुलैयों में चौधरी फैमिली अपना सियासी मर्तबा कहीं दूर खो बैठी है, क्योंकि हैरान कुन बात यह है कि परवेज इलाही साहब गायब हैं। काफ लीग में वो तो थे मगर अब एग्जिस्ट नहीं करते। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालेक, चौधरी शाफे इस वक्त नून लीग से वफादारी की बैत कर चुके हैं। दूसरी जानिब 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तहत ही मुल्क में जीत के जश्न की तैयारियां कर रही है। नौशाद साहब, सवाल मेरा आपके लिए, बलोचिस्तान सीट एडजस्टमेंट के बाद पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, आखिर किस चीज़ का खौफ है नून लीग को, जो एक के बाद एक सीट एडजस्टमेंट और उसके बाद 2/3 अक्सरियत का दावा? मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म का खौफ है। वो यकीनन अपनी जो इंतखाबी मामलात हैं उनको अपने मद्देनजर जो भी उनको समझ में आ रहा है कि ये उनके लिए बेहतर है वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक चौधरी बरादरान का ताल्लुक है, मुझे याद है शायद ये आपने 15 साल का, शायद 2009 की बात है, जब शुजात हुसैन साहब की वालदा की वफात हुई थी, तब नवाज शरीफ साहब गए थे वहां, उनसे मुलाकात की थी बराह रास्त। उससे पहले उनकी 1999 जो मुशर्रफ का कू है उससे पहले मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद नहीं रही। देखिए, चौधरी बरादरान के दरमियान और शरीफ बरादरान के दरमियान जो एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन थी वो चौधरी परवेज इलाही ही थे।
ये चौधरी परवेज इलाही साहब थे, जिनकी वजह से ये दोनों खानदानों के दरमियान ये मामलात रहते थे। उसकी रीजन और उसकी वजह भी यही थी कि चूंकि बड़े भाई जो है वो वजीर आजम होंगे तो छोटे भाई वजीर आला होते हैं, और जब शहबाज शरीफ साहब चूंकि पंजाब में हैं तो इसलिए परवेज इलाही के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी। और परवेज इलाही जो है वो ये चाहते हैं कि वो पंजाब की वजारत आला करते रहे एज कम्पेयर टू कि वो विफाक का हिस्सा बने। तो बहरहाल ये इस तरह के मामला इनके दरमियान हुए जरूर, यकीनन ये मुशर्रफ के coup से मामला सारा शुरू हुआ था। अब ये मामला है कि आप जिसे कहते हैं कि उनको कोई खौफ है, उन्हें खौफ नहीं है, इसको इलेक्शन की प्रेपरेशन कहते हैं। और मुझे इस वक्त सिर्फ नून लीग की एक सियासी जमात है जो प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं अमली तौर पर प्रॉपर तरीके से अपने जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो करने नजर आ रही है। बाकी जमातें तो सिर्फ 2 जमा 2 4 वाला मामला है और गुफ्तगू कर लेते हैं, या वो जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आते हैं, या वो कंप्लेंट्स करते नजर आते हैं। वो सियासत जो इलेक्शन की तैयारी है, या जो सियासी अमल है, या इंतखाबी अमल है, वो उस तरह से उसका हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। सो मुझे मेरे ख्याल में देखिए कोई भी सियासी जमात होगी, अगर फर्ज करें कि ये जो सफबंदी है ये क्या पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में नहीं कर रही, क्या जेयूआई फे जो है वो नून लीग के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, क्या सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यकीनन हर जगह पे ये सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं कि केपीके में भी नहीं हो रही, केपीके में भी हमें पता है कि अमीर मुकाम साहब से मुलाकातें हो रही हैं, कैप्टन सफदर साहब से भी बाज लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, और जो परवेज खटक साहब हैं वो भी अपने तई जो भी मुमकिन है वो कर रहे हैं। आईपीपी भी जो मुमकिन हो सकता है। वो अलग बात है कि जब पीपल्स पार्टी का कोई बंदा टूटे तो सेनेटर वकार टूटे, और अगर पीपल्स पार्टी को बंदा तोड़े तो वो रायबंद-सिटी का नाज़िम जो है ना, या रायबंद-सिटी का कोई लेवल का बंदा तोड़े। ये तो अब वक्त की बात है। चीजें तब्दील हुई हैं, मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त चूंकि इस वक्त फेवरेट है, और एक लिहाज से अगर कहा जाए कि नून लीग ही जो इस वक्त हुकूमत बनाती नजर आती है, तो ये बातें जो है ये जुबान ज़द आम भी हैं, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर भी आता है। मैंने आपको बताया था कि हजारों की तादाद में सीट्स के लिए मामला चल रही है। जो दानियाल अजीज साहब हैं वो भी चीखें सीटों के लिए मार रहे हैं, नशिस्तों के लिए ही जो है वो अपना मवेला कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या मामला है, उनकी कौन सी को लड़ाई है, या उन्होंने कौन सा कुछ शरीफ बरादरान से जायदाद वो कोई बांटनी है। असल मसला ये है कि लोगों को ये नजर आ रहा है। ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट क्लियर है। मुझे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के पास सवाल लेकर जाने दीजिए। बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट के बाद पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू किया है नून लीग ने। क्या नून लीग इस तरह 2/3 के सहारे आपको लगता है कि इक्तदार में आना चाहती है? देखिए, इसमें चाहने ना चाहने वाली बात तो नहीं है। बहुत हर वो सियासी जमात जो कि फॉर्म हुई है वो इसीलिए सियासत के अंदर है कि वो अपना जो है वो इक़्तिदार उसका मतमा नज़र होता है। अच्छा, तो जहाँ तक बात है कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह से कर रही है, मुस्लिम लीग नून की एक तवील तारीख है, बहुत सारे मद्दोजज़र जो हैं वो उसने देखे हैं। और पंजाब के अंदर जो अभी बता रहे थे नौशाद साहब के जो चौधरी बरादरान बिलखुसूस आज की जो चौधरी शुजात से उनकी मीटिंग है, माफ कीजिएगा, तो जब 99 का coup हुआ था उसके बाद जो पहला धचका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगा था वो यही था जब जहाँ इस्लामाबाद के अंदर चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उन्होंने उससे अलहदगी का ऐलान किया था। तो उसके बाद से ये बहुत सारे इख्तलाफात ज़ाहिर है चल रहे थे, लेकिन ये फिर इख्तलाफात मेंड हुए उस वक्त जब पीडीएम की हुकूमत और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा था और पंजाब का जो है वो इक़्तिदार मतमा नज़र था। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, चौधरी शुजात हुसैन तो उनके साथ थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही वादा करके और वो मिठाई खा के फातिहा क्या कहते हैं उसको, दुआ वगैरह करने के बाद जो है वो उन्होंने अपना किबला जो वो फेर लिया। फिर उसके बाद मोनस इलाही की इंटरव्यू के ज़रिए से हमें पता लगा कि वो उन्होंने किबला क्यों रुख अपना तब्दील किया था, और उसकी वजह जनरल बाजवा थे कि जी वो बाजवा साहब के कहने के ऊपर जो है वो उन्होंने वहाँ पर जो है अपना सियासत में उधर गए। तो इस तरह से PMLQ जो है वो भी इस तरह से तकसीम हुई, और फिर उसके बाद वो बाकायदा तौर के ऊपर परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर शामिल हो गए और सदर बन गए। तो ये सारी चीज़ें तारीख के सामने हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त के मुआशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके ही चलना होगा। और ये इलेक्शन से पहले की एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इन तमाम स्ट्रेटजीज़
उसी वक्त होंगी, क्योंकि अभी भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट जो है वो खड़ा हुआ है, और वो है उनकी अल अजीजिया के अंदर जो कन्विक्शन हुई हुई है, सेंटेंस सस्पेंडेड है, लेकिन उसका केस जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है उनकी इंतखाबी सियासत के हवाले से। है ना, तो नहीं, वो उससे नहीं, वो देखे ना, कोई भी अगर कोई भी कन्विक्शन है तो वो अपनी उसमें उस वक्त तक आप एलिजिबल नहीं हो सकते ना कागजात के नामजदगी। ये केस भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ा है, इसका भी फैसला उनके हक में आएगा। देखिए, अगर हम अदालतों को देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, जिस केस को जिस तरह से चलाया गया पनामा को, और फिर उसमें से अकामा निकला, और अकामा के बाद फिर ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी निकली, और फिर रिसीवेबल एसेट करार दिया, जो ख्याली तनख्वाह थी उसके ऊपर नाहली की, फिर उसके बाद उसी बुनियादों के ऊपर लेकिन अकामा की जरूरत क्यों पड़ी 3 दफा के वज़ीर आज़म को, ये भी तो सवाल है ना सिद्दीकी साहब। नहीं, वो ये देखें, अकामा की जरूरत क्यों पड़ी, जब वो यहाँ मुल्क के अंदर नहीं थे तो उस वक्त थे, और अकामा जो है वो कोई गैर शरई सूरत हाल तो नहीं है। अच्छा। वो तो बाकायदा तौर पे उन्हीं के डॉक्यूमेंट के अंदर लगा हुआ था ना, जो पासपोर्ट के ऊपर जो कि लिखा गया था वहां पे। सही। तो वो एक और चीज है, बिल्कुल उसको हम दूसरी तरह से ले लेते हैं। तो कयूम साहब, मुझे ब्रेक का काज, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल कयूम साहब के सामने मैं रखूंगी, लेकिन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख जो कि फ़ाइनल हो चुकी है, मगर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद सियासतदान ही अपने बयानात के ज़रिए से आम इंतखाबात की तारीख को मुतनाज़ बना रहे हैं। मीडिया पर ख़बरें आना शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर पैमरा को ख़त लिख दिया, और कहानी में उलझाव उस वक्त आया है जब सियासतदान खुद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन ने खबरों की तरदीद की है इस हवाले से, और मीडिया पर बोलने वालों के खिलाफ पैमरा में एक्शन लेने का भी बोल दिया। लेकिन सियासतदान जो इस टाइम मुतनाज़ बयानात सामने रख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं हुआ। अब्दुल क़य्यूम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इलेक्शन की तारीख को सिर्फ चंद सियासतदान मुतनाज़ क्यों बना रहे? देखिए, इस बारे में मुतनाज़े बनाना और चीज़ है, और अपनी एक राय का इजहार करना मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने डेट अपॉइंट कर दी है प्रेसिडेंट के साथ मशवरे के बाद, और फिर उसके बाद जो है वो फंड्स जो थे वो भी रिलीज हो गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स भी किया। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है, और शेड्यूल जो है वो अब आ जाएगा। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एंडोर्स भी किया कि किसी किस्म का कोई डिले नहीं होना चाहिए, किसी को बात करनी है तो घर जाके अपनी बेगम से करे। वो टीवी पे नहीं, बीवी के साथ करे। जी नहीं, वो एक ऑफ द कफ एक रिमार्क था कि वो इसीलिए है कि वो एक इस तरह से कोई चीज़ शुरू होती है और फिर वो फैलते जो है ना वो बन जाएगी। एनीवेज, देख, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आइन के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हुए इंतखाबात के जो इंतखाबात पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार होते जा रहे हैं, वो कि उसकी वजह बेशक कुछ थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स थी। पिछली गवर्नमेंट थी, उसने कहा था कि सेंसस की बुनियाद पर अगला इलेक्शन होगा, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो फैसला था, फिर उसके बाद सेंसस होना भी लाजमी था, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन और नई वोटर लिस्टें बनना भी ज़रूरी था। ये सारा आइन के अंदर ही लिखा हुआ है, और उसके ऊपर होते हुए अब ये तारीख आई है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कोई शक शुबा करने वाली बात होगी। ये जरूर है कि लेकिन मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब सिद्दीकी साहब के अंदर पहले सर्दी का बहाना बना रहे थे, और अब कह रहे हैं कि दहशत गर्दी है, और इस वायलेंस के माहौल में 2 सूबों में तो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते। इस तरह की स्टेटमेंट मौलाना साहब क्यों दे रहे हैं? इस पर तो खैर थोड़ा बहुत हम सोच ही सकते हैं कि इस तरह की बात मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब की जो है वो वजाहत तो मौलाना साहब ही दे सकते हैं कि लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो बाज़ मकामात के ऊपर
हुए हैं, अभी मियाँ वाली का जो इंसिडेंट है वो भी आपके सामने है जी। अब, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी जो है वो आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरफ तो हमने जाना है ना। अब ये देखें तो हमारे यहाँ जो दो हुकूमतें हैं इन्हीं दो सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर और केपी में, वो अपना एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उससे बहुत आगे चली गई हुई हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल को आप कब तक चल सकते हैं? अब आइन के ऊपर अमल दमन नहीं करेंगे तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी तो ये मामलात हैं, इसके बाद इलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर उनके असरअंदाज होंगे और फिर इस सारी सूरत हाल को किस तरह से इंडेमनीफाई किया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो प्रॉब्लम्स तो हैं और उसके साथ ही आपके पास जो है एक मुआशी तौर के ऊपर जो एक हेला खड़ा हुआ है, वो एक अफरीत है जी। जो आम आदमियों की जिंदगियों को देख रहे हैं। अब ये देखें ना कि किस तरह से मुसलसल कीमतों जो है वो बिजली फिर महंगी कर दी गई है सर। आम आदमी का तो जीना दुभर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और ये दोबारा जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए कोई पीस ऑफ केक नहीं होगा इक़्तिदार जो है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अब तक हुकूमतें माजी के अंदर आ चुकी हैं वो सबसे ज्यादा टफ हुकूमत के लिए होगा, मुश्किल वो आने वाली हुकूमत के सामने होगी। लेकिन रोड मैप है। नवाज शरीफ साहब जो आए हैं उनके पास जादू की छड़ी भी है। नौशाद साहब, कौन इलेक्शन डिले करवाना चाहता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है सिर्फ आप ही कराना चाहिए, इसके अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आता। ये जिस मौलाना साहब ने नहीं, नौशाद साहब आप मौलाना साहब को इग्नोर कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं दहशतगर्दी में कैंपेन कैसे चलाएंगे। इससे पहले भी दहशतगर्दी ही बहाना थी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। आपने अल्लाह दिया है उसके अंदर उन्होंने ये इंतखाबात लड़ने के लिए ये आपने हज़फ कर दिया है। और हज़फ करने के बाद जो अगली बात है कि हमें भी जो है ना माहौल मुहैया किया जाए। हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं और सर्दी का मामला भी उन्होंने उठाया था। ये तमाम बातें दुरुस्त है। 17 दरखास्तें भी आई हुई हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन उनका फैसला करेगा। लेकिन देखिए, ये जो बात आपको सदीकी साहब ने कही है ये बड़ी अहम है कि हम पहले ही इलेक्शन को काफी जो है ताखीर कर चुके हैं उसके अंदर। अब मजीद इसके अंदर ताखीर की गुंजाइश नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मामलात हैं उसी सूरत में वापस अपनी जगह पर आएंगे जब आप नई हुकूमत जो है ना मुंतखब होकर आएगी। ये वाली जो हुकूमतें हैं ये वापस जाएंगी और उसके बाद आपका जो सिस्टम शुरू होगा, जिसकी तरफ फिर इशारा किया है कि देखिए जो भी हुकूमत बनकर आएगी, अब जादू की छड़ी किसी के पास है या नहीं है। ये जादू की छड़ी के चक्कर में तो हम मारे गए। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। ये पॉलिसीज हैं, ये वो तरीकाकार है जिसके तहत हुकूमत की जानी चाहिए। जो हुकूमत का तरीकेकार है उसको उस तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से आम आदमी को रिलीफ मिले। और आम आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीफ के बारे में ही जो है ना इस वक्त प्रॉब्लम में है। वो सिर्फ यही चाहता है कि उसको इससे गर्ज नहीं है कि हुकूमत किसकी आती है, A% की आती है, B% की आती है। वो सिर्फ ये चाहता है, इस चीज से कंसर्न है। ट्रू। यस, क्योंकि मसला यह है कि उसके लिए जिंदगी बहुत तंग है, उसके लिए जिंदगी बहुत अजीरन हो चुकी है। आपके जो बिजली के निर्ख हैं, आपके जो गैस के निर्ख हैं, अगर आप उनका ही अंदाजा कर लीजिए, आप देखिए कि कोई शख्स जो 25, 30, 35, 40, 50 हजार, मैं तो कहता हूं अब हालत ये है कि 1 लाख रुपया कमाने वाला शख्स भी है, वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो घर का जेवर बेचकर बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। ये सर्वेज में चीज सामने आ चुकी है नौशाद साहब। लोगों ने घर की मोटरें बेचकर बिल अदा किए हैं और फिर बिजली का जो बिल है वो मजीद बिजली महंगी कर दी गई है। ये बिल्कुल दुरुस्त है बात। ये और लेकिन अब ये आप ये देखिए कि ये बगैर इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप इस तरह से निजाम को आगे चला नहीं पाएंगे। IMF की किस्त का मामला है, फिर उसके अलावा आपकी नई पॉलिसीज हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप देखिए ये आपको मुफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उन प्लान्स को हतमी शक्ल देगी, उनको ट्रिगर करेगी, फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी आएगी तो जो अब आपने इतना बड़ा कर्ज का बोझ अपने सर पर बांध लिया है जिसकी किस्तें अब आप देने के काबिल नहीं रहे। सिद्दीकी साहब, मुल्क में दहशतगर्दी तो ठीक है, बहुत बड़ा मसला है, नजर आ रहा है, उसे खत्म भी करना है, उससे लड़ना भी है। लेकिन अब जो महंगाई की वजह से इस मुआशरे में चोरी चकारी ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उसका कौन नोटिस लेगा? देखें, जो इसका नोटिस कौन लेगा, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और ये इसका नोटिस उनको लेना चाहिए जिनके पास जादू की छड़ी है, और उस जादू की छड़ी ने पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया है माजी के अंदर, कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, और उन प्रोजेक्ट्स के बाद फिर जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो कि 2018 के अंदर 6.5 पे थी, वो उसके फ़ौरन बाद अगले 2 साल में जो है वो माइनस के अंदर चली गई थी, और फिर एक मुख्तलिफ तरीके से बर्न किया गया चीज़ों को, और वो हीट अप की गई जिस तरह से इकॉनमी कर्ज़ों के बोझ के ऊपर, और उसके बाद उसका क्रेडिट लेना, जबकि आपकी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है। तो ये वो फेक जो बबल एक क्रिएट किया गया था, ये सारा कुछ अब उसका फॉल आउट है। अब आप को ये करते हुए जाहिर है जब तक कि एक सही हुकूमत नहीं होगी जो आवाम के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करेगी, और जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी हालात इससे ज़्यादा बदतर जो है वो होते चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर तमाम सियासतदानों को, सियासी जमातों को जो है वो मिल बैठ के सोचना है कि हमने अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आम आदमी की जो है वो हालत को बेहतर बना सके। तो एक जिम्मेदारी तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, और तमाम सियासी जमातों की इस टाइम जिम्मेदारी है कि जमहूरियत के लिए, मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए वो एक पेज पर इस टाइम सिर्फ मुल्क का, पाकिस्तान के अवाम का सोचें, उनकी बेहतरी का सोचें। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका भी, नौशाद अली साहब आपका भी, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।